नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर की हर चीज का आधार है, रसायन विज्ञान। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है ना? कि मतलब मॉडर्न साइंस से काफी पहले भी अपने यहाँ प्राचीन भारत में इसे रसायन शास्त्र या रसविद्या कहते थे। और वो जो आचार्य कणाद थे, हाँ, उन्होंने तो डाल्टन से सदियों पहले परमाणु की बात कह दी थी। ये दिखाता है कि पदार्थ को समझने की जिज्ञासा कितनी पुरानी है। बिल्कुल। रसायन विज्ञान असल में अणुओं और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन है। ये सिर्फ आप कह लीजिए 100-125 तत्वों की कहानी नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले जो अनगिनत अणु हैं उनकी कहानी है। वही तो हमारी दुनिया बनाते हैं। और इसका असर तो हर जगह दिखता है। क्यों? मतलब दवाइयों से लेकर खेतों में जो खाद डलती है और फैक्ट्रियों में साबुन, प्लास्टिक, कपड़े, सब कुछ। हाँ, सब रसायन विज्ञानी है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये पदार्थ, मैटर, आखिर है क्या चीज? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो कोई भी चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, वो पदार्थ है, मैटर। जैसे हवा, पानी, ये मेज। हाँ, और हम खुद भी, हम भी तो पदार्थ से ही बने हैं। और ये पदार्थ हमें 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं में मिलता है: ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इनमें फर्क बस इतना होता है कि कण कितने पास पास है और कितनी तेजी से हिल-डुल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो ही फिजिकल बात, भौतिक अवस्था। रासायनिक तौर पर इसे कैसे देखते हैं? हाँ, तो रासायनिक नजरिए से हम पदार्थ को 2 मेन हिस्सों में बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वो है जिनमें एक ही तरह के कण होते हैं, जैसे तत्व, एलिमेंट, लोहा, सोना, ऑक्सीजन। ये सबसे सरल रूप है। या फिर यौगिक, कंपाउंड। इनमें 2 या ज्यादा तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे पानी, H2O, या नमक, NaCl। अच्छा, और मिश्रण? मिश्रण में बस चीजें फिजिकली मिली होती हैं, किसी भी अनुपात में रासायनिक जुड़ाव नहीं होता, जैसे हवा, उसमें कई गैसें मिली हुई हैं, या नींबू पानी। समझ गया। तो जब ये तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं, पानी या नमक जैसा कुछ, तो क्या वे किसी नियम, किसी रूल को फॉलो करते हैं या बस ऐसे ही जुड़ जाते हैं? नहीं, ऐसे ही नहीं। वे बड़े पक्के नियमों का पालन करते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण मतलब ये कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। न कुछ बनता है, न कुछ नष्ट होता है। अच्छा, जैसे अगर लकड़ी जलाएं तो राख तो हल्की होती है। हाँ, लेकिन लकड़ी का वजन प्लस जितनी ऑक्सीजन जलाने में लगी, उसका वजन बराबर होगा राख के वजन और जो धुआं या गैसें निकली उनके वजन के। कुछ गायब नहीं होता, बस रूप बदल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और कोई नियम? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। निश्चित अनुपात ये कहता है कि कोई भी यौगिक आप कहीं से भी लें, उसमें तत्वों का अनुपात वजन के हिसाब से हमेशा फिक्स रहेगा। अमीला, हमेशा। जैसे पानी, चाहे वो तालाब का हो, बादल का, या लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन हमेशा 1.8 के अनुपात में ही मिलेगा। ये बात पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है। गजब। तो ये नियम परमाणुओं के लेवल पर काम कर रहे हैं। पर परमाणु तो इतने छोटे होते हैं, भाई उन्हें गिनते कैसे होंगे लैब में? हाँ, यहीं पर मोल का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में दर्जन या सैकड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, गिनने के लिए। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट लोग बहुत बड़ी संख्या में परमाणुओं या अणुओं को गिनने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। एक मोल का मतलब है आवोगाद्रो संख्या जितने कण। आवोगाद्रो संख्या वो कितनी होती है? वो होती है 6.022 × 10⁻23, यानी 6 के बाद 23 शून्य। बहुत बहुत बड़ी संख्या है ये। बाप रे। हाँ, ये बस एक तरीका है उन अदृश्य परमाणुओं की दुनिया को प्रयोगशाला में ग्राम या किलोग्राम में तौलने लायक बनाने का। ओके, समझ गया। तो ये मोल और वो रासायनिक नियम, ये सब हमें रिएक्शंस को समझने में कैसे मदद करते हैं? ये हमें ले जाते हैं स्टोइकियोमेट्री तक। स्टोइकियोमेट्री भारी शब्द है।
हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, रासायनिक समीकरणों का हिसाब किताब। आप इसे एक केमिकल रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। रेसिपी मतलब जैसे केक बनाने की। बिल्कुल, जैसे केक के लिए पता होता है ना, कितना आटा, कितनी चीनी, कितने अंडे लगेंगे। स्टोइकियोमेट्री वही काम केमिकल रिएक्शंस के लिए करती है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि कितनी मात्रा में कौन से अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलाने पर कितना उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, तो इससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ, गणना कर सकते हैं। और इसी से हम यौगिकों के सूत्र, फॉर्मूला भी पता लगाते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो सबसे सरल अनुपात बताता है, और दूसरा आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो परमाणुओं की असली संख्या बताता है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री से पता चला कितना चाहिए। लेकिन मान लीजिए रिएक्शन किसी घोल में हो रहा है, सॉल्यूशन में, जैसा कि अक्सर लैब में होता है, तब मात्रा कैसे बताते हैं कि घोल कितना गाढ़ा है या हल्का? उसके लिए हम सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसे बताने के कई तरीके हैं। दो सबसे आम है मोलरता, मोलैरिटी, और मोललता, मोलैलिटी। मोलरता और मोलालिटा, इनमें क्या फर्क है? बहुत मामूली सा फर्क है, पर महत्वपूर्ण है। मोलरता यानी मोलैरिटी बताती है कि 1 लीटर घोल में, पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल घुले हैं, जबकि मोललता, मोलैलिटी बताती है कि 1 किलोग्राम विलायक में, यानी जिस चीज में घोला गया है, उसमें कितने मोल घुले हैं। अच्छा, 1 लीटर घोल में और 1 किलो विलायक में। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब दवाइयों की डोज तय करनी हो या किसी रिएक्शन की स्पीड समझनी हो। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। पदार्थ क्या है, उसकी अवस्थाएं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, फिर वो नियम, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात। हाँ, और फिर परमाणुओं को गिनने का तरीका, मोल और अवोगैड्रो संख्या, और कैसे इन सब का इस्तेमाल करके हम रिएक्शंस का हिसाब किताब लगाते हैं, यानी स्टोइकियोमेट्री। और आखिर में घोल की ताकत, सांद्रता। बिल्कुल, ये सब बुनियादी बातें हैं, नींव हैं एक तरह से। हाँ, और ये सिर्फ स्कूल की किताबों की बातें नहीं हैं। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो वैज्ञानिकों को नई दवाएं बनाने, बेहतर मटेरियल तैयार करने और वो टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करते हैं जो हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं। ये समझना कि हमारे आसपास की चीजें किस चीज से बनी हैं और वो कैसे बदलती हैं, कैसे इंटरैक्ट करती हैं, यही तो है रसायन विज्ञान का सार। वाकई। तो अगली बार जब कोई किसी प्रोडक्ट का लेबल देखे जिस पर केमिकल नाम लिखे हों, या सोचे कि कोई दवा कैसे काम करती है, तो शायद ये बुनियादी बातें दिमाग में आएं। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आप अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में द्रव्यमान संरक्षण या निश्चित अनुपात का कोई उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिएगा जरूर।